हेलो एवरीवन, महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट पर मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लॉजिकल है। उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद आंसर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ से, बने रहें। एक क्वेश्चन है सेल बायोलॉजी से। सेल बायोलॉजी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स when leucoplast involved in storage of food, fat and protein respectively known as। मतलब देखो, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? एक टाइप है प्लास्टिड का जिसके पास कोई पिगमेंट नहीं होते, लेकिन इसका काम क्या हो गया? फूड का स्टोरेज करना। अब ये कार्बोहाइड्रेट का भी स्टोरेज करेगा। अगर ये कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कर रहा है तो इसको हम नाम दे देते हैं अमाइलोप्लास्ट। अगर ये प्रोटीन का कर रहा है तो इसको नाम देंगे हम एल्यूरोप्लास्ट। इसी के साथ अगर ये फैट का स्टोरेज कर रहा है, फैट, तो इसको हम नाम दे देंगे इलायोप्लास्ट। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केम पाथवे केम पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चन है। केम पाथवे में पूछा गया है कि सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन इन केम पाथवे अकर्स इन। बेटा, केम पाथवे बिल्कुल C4 पाथवे जैसा होता है, लेकिन दोनों में ये डिफरेंस है, केम पाथवे सिंगल सेल में ही चलेगा, मतलब मीजोफिल सेल में, जबकि C4 पाथवे जो चलता है वो मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? केम पाथवे की। तो केम पाथवे बिल्कुल किसके जैसा है? C4 पाथवे, लेकिन यहाँ पर केवल सिंगल सेल मीजोफिल सेल का ही इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें भी दो तरह के कार्बोक्सिलेशन होगा। एक होगा प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन जो कि मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन भी मीजोफिल सेल में ही होगा, लेकिन इसके क्लोरोप्लास्ट में होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस हो जाता है C4 पाथवे से कि C4 पाथवे कंप्लीटली दिन में ही कंप्लीट होता है, ड्यूरिंग द डे, लेकिन केम पाथवे दो अलग अलग ड्यूरेशन में कंप्लीट होता है। प्राइमरी जो कार्बोक्सिलेशन होगा वो होगा रात में, नाइट में, और सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन होगा दिन के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाओ, ये बात है। एक है जेनेटिक्स क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए से रिलेटेड असर्शन रीजन वाला है। लिखा हुआ है डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक मटेरियल है, अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन क्यों है? तो रीजन पढ़ते हैं। अगर रीजन इसको सही एक्सप्लेन कर रहा होगा तो आंसर लगा देंगे। assertion and reason both are correct and are completely explain the assertion। तो मैंने पढ़ा था कि डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल, बात सही है। अब रीजन पढ़ने जा रहा हूं। डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव, सही बात है। डीएनए आरएनए के कंपेयर में लेस रिएक्टिव होता है, और साथ में लिखा हुआ है एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, बिल्कुल सही। देखो, जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए क्राइटेरिया होता है, एक तो वो लेस रिएक्टिव हो और साथ में स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। तो यहाँ पर रीजन असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एपीमर ऑफ ग्लूकोज। एपीमर कुछ भी नहीं है, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज है। देखो, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, अगर उसके दूसरे नंबर के कार्बन पर, तीसरे नंबर के कार्बन पर या चौथे नंबर के कार्बन पर H और OH की पोजीशन क्या हो जाए? इंटरचेंज हो जाए, तो वो क्या बन जाते हैं? एपीमर। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है गैलेक्टोज और मैनोज, बोथ 1 and 2, और बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज को हटा दो यहाँ पे। देखो, एपीमर कौन है? गैलेक्टोज है, और दूसरा कौन है? मैनोज है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। अब देखो, गैलेक्टोज जो होगा वो कैसे बनेगा? जब ग्लूकोज के 4th नंबर के कार्बन पर इंटरचेंज हो जाए। इसी तरह से मैनोज कब बनेगा? जब ग्लूकोज के 2nd नंबर के कार्बन पर इंटरचेंज हो जाए H और OH का। ठीक है, तो यहाँ पर गैलेक्टोज और मैनोज दोनों ही क्या हैं? ग्लूकोज के आइसोमर, मतलब एपीमर। बढ़ते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं एक और। हाँ भाई साहब, एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम से रिलेटेड है, और ये जो क्वेश्चन है ये है मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है एंडो रीडुप्लीकेशन, एंडोमाइटोसिस, प्री न्यूक्लियर डिवीजन और एमाइटोसिस। एमाइटोसिस को हटा दो, है एंडो रीडुप्लीकेशन। ये आंसर होगा हमारा, इसके होने की वजह से ही पॉलीटीन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंडो रीडुप्लीकेशन। अब एंडो रीडुप्लीकेशन की छोटी सी इंफॉर्मेशन या डेफिनेशन देख लेते हैं। एंडो रीडुप्लीकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस का ही मॉडिफिकेशन है, और एंडोमाइटोसिस क्या है? वो भी क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। तो इन एंडो रीडुप्लीकेशन द क्रोमैटिड्स रेप्लिकेट बट डू नॉट गेट सेपरेट। मतलब यहाँ पर ये जब एस फेज आई थी तो क्या हुआ था? डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था, उसने क्रोमेटिड बनाए, सिंगल डीएनए कंटेंट वाला
जो क्रोमेटिन था वो डबल डीएनए कंटेंट वाला बना, लेकिन जब एनाफेज आई तो वहां पर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाना। और ये किसकी वजह से होगा, एंडो रीडुप्लीकेशन की वजह से। बकवास क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है, आए या ना आए हमें नॉलेज होना जरूरी है। हॉर्न की आवाज आ रही है, रुकिए। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह है जियोलॉजी से रिलेटेड। द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल इन, याद रखना है 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड क्या होता है, कार्डियक, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 0.8 सेकंड की जरूरत होती है। याद करने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ मेनी फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल एंड स्ट्रक्चर आर मेम्ब्रेन लेस, है ना, सेल बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बेसल बॉडी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन, राइबोसोम नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन और वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो गए, एक तो हो गया सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, न्यूक्लियोलस और साथ में राइबोसोम। ये 4 सेल ऑर्गेनल या स्ट्रक्चर्स कहती है मेम्ब्रेन लेस। ठीक है,